जी पराठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, तो मेरी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। आह, और मेरी नाक थोड़ी सी रेड हो चुकी है सर्दी की वजह से, और थोड़ा सा बस बुखार है मुझे, बट सब ठीक है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने प्रिकॉशन लिया है। सीजन का जो फीवर होता है बस वही है। सब बीमार पड़े थे मेरे घर में, मैं बची हुई थी। देन उसने बोला आओ दीदी आओ, आपको भी हम पकड़ते ही हैं। लाइक उसने मुझे पकड़ लिया। खैर छोड़ो। तो ये स्टोरी एक हिस्टोरिकल शॉर्ट स्टोरी होने वाली है, जो कि मिसू का आइडिया है। और मिसू ने मुझे ये स्टोरी दिया है, स्क्रिप्ट नहीं है ये, मतलब उसने मुझे आइडिया दिया है कि ये आइडिया है और आपको इस बेस पे स्टोरी लानी है। आई होप कि मिसू तुम्हें ये स्टोरी पसंद आए। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ स्टोरी में क्या होगा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि उसने मुझे क्या क्या बोला है इसमें पुट ऑन करने के लिए, जिसमें उसने बोला है कि उनके पिछले जन्म में कुछ हादसे के दौरान वो बिछड़ गए होंगे, और इस जन्म में उनको मुझे मिला देना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी करना है। विंग जो होगा वो एक रेयर, बहुत ज़्यादा रेयर नाइन टेल फॉक्स है, नाइन टेल फॉक्स क्लैन का। और वो अपने फैमिली का सिंगल है, जिसके कलर पर्पल है और वाइट से डिज़ाइन बना हुआ है उसके धारियों पे। और उसके माथे पे एक बहुत ही यूनिक सा वाइट और रेड में फायर का निशान बना हुआ है, जो एक सिंबॉलिक होता है कि वो किस पावर्स के साथ में वो उत्तीर्ण है वो। और उसके बाद जो हमारा जो वांगजी होगा ना, वो वांगजी को आ, वो होगा एक वाइट और ब्लूएस का एक ड्रैगन, जिसका मतलब वाइट तो वो पूरा होगा, लेकिन उसमें ब्लूएस की ना धारियां बनी होगी। और वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा। आचिंग एक वाइट पैंथर होगा, पैंथर क्लान का। अब यहाँ पे वांगजी का हॉर्न के बारे में लिखा है कि उसका जो हॉर्न होगा वो प्योर वाइट होगा, उसमें ब्लू कलर का डिजाइन होगा, उसके माथे पे वाटर हॉलिक का सैम्बल बना होगा, वो भी पर्पल और वाइट मिक्स करके। और वो भी मतलब एक होता है ना खूबसूरत प्रिंस, चार्मिंग, लाइक सपनों का राजकुमार, तो ऐसा ही। अब सीचन के बारे में उसने लिखा है कि सीचन भी एक ड्रैगन होगा, जो प्योर वाइट होंगे और हल्का सा पर्पल में भी उसके पास डिजाइन होगा। और वो दोनों भी अल्फा ही होंगे। अब वो दोनों अल्फा होंगे तो जाहिर सी बात है कि विंग ओमेगा होगा, और हमारा आचेंग वो भी ओमेगा ही होगा। तो इसमें आचेंग और विंग यांग वेन चिंग, इसमें चिंग और वेन चिंग के काली के वेनिंग और वेनचिंग पैंथर बनेंगे, जो कि एक कपल बनेगा। और सीचेन और नी हिसैंग, ये भी एक सिंचैन, सिचैन और नी हुसैन, ये भी एक कपल्स बनने वाले हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे कुछ आयरन जो है इन इन लोहा, उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में बताया गया है कि उससे रिलेटेबल स्टोरी को मुझे क्रिएट करके देनी है। सच में ये लड़की ना मेरे सर में दर्द कराएगी। खैर छोड़ो, आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है उसने कि मेंग्याओ भी जिन फैमिली से होगा, और वो एक ओमेगा होगा, और उसका पार्टनर बनेगा नी मिंजेगा। नी हिसैंग एक ओमेगा होगा, जो कि वोल्फ होगा, बहुत ही प्यारा सा, मतलब नी क्लैन का वो वोल्फ होगा। जियांग चेंग पैंथर होगा, बट बीइंग मैडम यू और जियांग फेमियांग का असली बेटा नहीं होगा, क्योंकि वो तो फॉक्स क्लैन से है ना, तो वो गोद लिया हुआ अडेप्टर बेटा होने वाला है। और उसके बाद जो हमारी मैडम यू हैं वो फॉक्स होंगी, और जंग फिमयांग एक पैंथर होंगी, जो कि उसकी मासी का रोल करेंगी। देन माँ का रोल भी वो करने वाली है। और यहाँ पे जो हमारे विलन्स होंगे वो वेन्स होंगे स्टोरी का। तो मुझे इसमें ये स्टोरी को ऐड करना है, और मुझे इसके लिए स्टोरी बनानी है। थैंक यू सो मच मिसू, आपको आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लग रहा है। देन हम चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक पहाड़ी पे एक सील लगा हुआ था, जहाँ पे सबको जाना वर्जित था, कोई नहीं वहां जा सकता था, वहां से कोई वापस भी नहीं आ सकता था। एक एक जो होता है ना इंसान, जिसने इस सील्ड को पैक करा था,
वो हमारे थे सन क्लैन के। और ये अर्थ की स्टोरी नहीं है, ये धरती से ऊपर जो 5D रेलम्स होते हैं, ये 5D 60 रेलम्स की स्टोरी है, ठीक है। तो सन क्लैंस के जो हेड थे, उसने उस नरक के दरवाजे को सील कर दिया था, क्योंकि वहां से कुछ तो शक्ति थी जो बाहर आ रही थी, जिसे आना नहीं चाहिए था। और वो उसके बाद उसके अंदर आता है, जहाँ पे 5 तालिस्म को एक करके एक शख्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया था, और वो तीनों लोकों पे राज करना चाहता था। तीनों लोकों मतलब धरती, आकाश, पाताल, तीनों लोकों पे। और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, बहुत ज्यादा। उसे नहीं पता था कि वो क्या नहीं कर सकता है और क्या क्या वो तबाही ला सकता है। उसने धरती, आकाश, पाताल, हर छोटे तबके से लेकर बड़े तबके जो क्लैन थे ना, उन सबको उसने तबाह कर दिया था। अग्नि वर्षा करी थी और हर चीज को अपने कंट्रोल में कर लिया हुआ था। उसे खत्म करने के लिए उस शख्सियत को एक गुफा में ले जा करके बंद कर दिया जाता है। वो आग के दरिया के बीचों बीच उसे 2 जंजीरों के ऊपर लटकाया जाता है। जिसने इसे सील पैक किया हुआ था, सन क्लैन के हेड, वो वहां आते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, ये सब करके तुम्हें क्या मिल गया, हाँ? तो उसे देखने के बाद वो कहता है, मुझे क्या मिल गया? जिस दिन मैं आजाद हो जाऊंगा उस दिन तुम्हारा खात्मा कर दूंगा मैं। मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए ये, हाँ? मैं तीनों लोगों पे राज करने वाला नरक का राजा हूं मैं, राजा। और इतना बोलकर वो एक दहाड़े मारकर हंसने लगता है। सामने जो शख्स खड़ा था वो अपनी पावर से उसे सिल्ड को जो था वो और ज्यादा मजबूती के साथ बंद करते हुए कहता है, तुम पूरी लाइफ के लिए यहीं पे रहने वाले हो, तुम कभी भी आजाद नहीं होगे। उसकी बात सुनकर वो हंसते हुए कहता है, एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब मुझे कोई तो आएगा आजाद करने के लिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकते। और फिर मैं उसे मार डालूंगा। और इतना बोल करके वो वहां पे अपने आप को नीचे सर झुका लेता है। सामने खड़ा शख्स कहता है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। 500 साल बाद एक जो हमारा नाइनटेल फॉक्स क्लैन का जो लीडर होता है, जो कि बी वुशियान ही होता है, वो अभी वो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो बस 5 साल का बच्चा है। अचानक से खेलते खेलते उसकी गेंद इस दर्रे के अंदर आ जाती है। देखने में तो वो बहुत ही छोटा सा दर्रा था, वो उस दर्रे के अंदर आता है और आने के साथ ही वो उसके अंदर इन कर जाता है। वो जैसे ही इन करता है, वो एक बहुत बड़ी सी गुफा के अंदर आ गया था। वो उसे देखते हुए कहता, वाह, ये कौन सी जगह है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, ये क्या है, क्या कुछ अलग होने वाला है? ओ, और इतना बोल करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक से वो लड़खड़ा कर गिर जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। जैसे ही वो गिरता है उसके हाथ से नीचे, एक शख्स जो कि 500 सालों से सोया हुआ था, अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो कहता है, तो तुम आ गए? हाँ, कब से वेट कर रहा था मैं तुम्हारा। और उतना बोलकर इस बच्चे की आंखों में वो देखने लगता है। उसकी आंखें ब्लूइश कलर से शाइन कर रही थी और दोनों की आंखें मिलते ही एक स्पार्क्स होता है। और जो जंजीर में बंधा हुआ शख्स था वो अब छूट चुका था। वो शख्स छूट करके उस नन्हे से बीभूषण के अंदर समावेश कर चुका था। बॉडी बीभूषण की थी, पर वो नरक का राजा उसके अंदर विराजमान हो चुका था। विभूषण वापस से एक इविल स्माइल करते हुए वहां से वो बाहर आ जाता है। अब धीरे धीरे करके विभूषण बड़ा होना शुरू करता है और वो सन क्लैन जाने की तैयारी करता है, क्योंकि सन क्लैन और मून क्लैन सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन में से एक था, जब उस समय सभी क्लैनों पर रूल करता था। और जो लोग परीक्षा पास करते थे वो लोग सन क्लैन आते थे और वहां पे वो लोग साथ में जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती थी इमोर्टेलिटी की, वो उसकी प्रैक्टिस करा करते थे। विभूषण अभी 18 साल का हो चुका है और वो ना ही अल्फा है ना ही ओमेगा है। अल्फा ओमेगा वर्स अभी नहीं है। ये बस ओनली फॉर इमोर्टेलिटी को प्राप्त करने वाला एक माध्यम है। 18 साल पूरा होते ही उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सन क्लैन की तरफ भेज दिया जाता है। वो परीक्षा पास भी कर लेता है और उस क्लैन में वो एंटर कर जाता है। एंटर करते ही उसकी बॉडी में जो ब्लैक स्मोक्स थे वो अचानक से उसे जलाने लगते हैं, क्योंकि सन क्लैन में ओनली फॉर प्योर सोल ही आ सकती थी। इसी वजह से उसके अंदर का छुपा हुआ दानव उस जो स्पिरिचुअल गेट था जिसके अंदर से विभूषण को अंदर जाना था,
वो कमजोर कर रहा था और वो उसके दिमाग में इंचैंट करते हुए कहता है कुछ भी करो, मुझे अंदर जाना है, मतलब जाना है। तो जो बीबूसियान था वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और उसको अंदर से वो तोड़ देता है, उस छोटे से छेद को छेद करता है, वो उस गेट से इन करता है और वो जो स्पिरिट था वो उसके अंदर से इन कर जाता है। अब दोनों वापस से अंदर आ चुके थे। सन क्लैन में बहुत सारी चीजों की तैयारियां हो रही थी, प्रतियोगिता होना, वहां पे लड़के और लड़कियां दोनों बराबर थे। शॉर्ट्स प्रैक्टिस कराना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराना, अपने पावर को इनहेंस करना, टेलीकाइनेसिस टेलीसाइकिक पावर्स को इनहेंस करना, बढ़ाना, ये सभी चीजें सिखाई जाने लगी थी। पूरे 3 साल की मेहनत के बाद विभूषण एक अच्छा योद्धा बन चुका था। अचानक से आज उसकी क्लास लेने के लिए वहां पे हांगन जुन उस कक्षा में आते हैं। पहली बार था जब विभूषण हांगन जुन को देखता है। जैसे ही विभूषण की नजर हांगन जुन पे पड़ती है, उसकी आंखें चौंधिया जाती है और वो उसे बस देख रहा होता है। न जाने क्यों उसके अंदर का जो स्पार्क था उसे देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा सामना मुझसे हो ही गया हांगन जुन, कब तक बचोगे। और इतना बोलकर वो एक इविल स्माइल कर रहा होता है। दिन में वो सारे लोगों से परीक्षा में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ सवालों को देता है, जहाँ पे जानबूझ करके जो विभूषण था वो गलत आंसर करता है हर प्रत्येक प्रश्न का, ताकि हांगन की नजर उस पे जाए। जैसे ही वो पेपर चेक करते हैं, हांगन बिफरते हुए कहते हैं, ये विभूषण कौन है। विभूषण खड़ा होते हुए कहता है, मैं यहाँ हूँ, और उसे देखकर एक इविल स्माइल कर रहा होता है। हांगन जैसे ही उसे देखते हैं, वो समझ गए थे कि विभूषण के अंदर उस नरक के देवता का वास हो चुका है और ये वो नहीं है जो ये ऊपर से दिख रहा है। इसीलिए हांगन सीधा सीधा बिंग ने विभूषण को खींचते हुए वो उसे वहां से ले जाता है दूर, और ले जा करके बाहर एक जो मतलब जैसे कमरे होता है, तो कमरे से बाहर ला करके गार्डन एरिया में ला करके उसको सीधे उसको खींच करके फेंकते हुए कहता है, यहाँ तुम कैसे आए। वो एक भयानक हंसी हंसते हुए कहता है, क्या लगा था तुम्हें, क्या तुम कुछ 5 तालिस्मान से मुझे कैद कर सकते हो? हाँ, नहीं ना, तुम्हें पता है ना इस सब की शुरुआत तुमसे हुई है। तो तुम इसे खत्म कैसे कर सकते हो? तुम खत्म नहीं कर सकते हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? हाँ। हम्म, अब इसका क्या होगा, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर तो मेरा कब्जा है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे मार भी दूंगा ना। फिर बताओ मुझे, क्यों किया मेरे साथ ऐसा हांगन? मैंने तो सिर्फ तुमसे तुमसे शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति ही तो मांगी थी ना। मेरे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई थी उसे ही तो मैं खत्म करना चाहता था ना। मैं भी तो अपने लोगों का उद्धार करना चाहता था ना। लेकिन क्या किया तुमने बदले में? क्या किया? अब ये मेरा मोहरा बनेगा और तबाही लाएगा। इतना बोल करके विभूषण जो था वो सीधे पेड़ पे छड़प जाता है और जितने भी डहेलिया के पेड़ थे ना वो सबको हिलाना शुरू कर देता है। हर तरफ येलो कलर के पत्ते बिखरे पड़े थे और वो जैसे ही नीचे उतरता है वो पेड़ सूख चुका था। वापस से हंसते हुए कहता है, देखा 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 देखा, मेरे छूने मात्र से ये मर गया। सोचो अगर मैं किसी इंसान को छू दूं, अगर तुम्हें छू दूं तो। हंगन कहता है, तुम्हें भी पता है और मुझे भी, तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि हम दोनों एक ही है। इतना बोलना हुआ ही था कि सामने वाला शख्स कहता, आ तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सही कहा तुमने, हम दोनों एक ही है, हम दोनों एक ही है, हम दोनों एक ही है, हम दोनों एक ही है। हाँ, तुम भगवान और मैं शैतान। मैंने सुना था कि हमारी नकारात्मक शक्ति हमें शैतान बनाती है। सारी अच्छाई तुम्हारे अंदर और सारी बुराई मेरे अंदर। क्यों क्यों क्यों? मैं हाँ मैं थक गया हूँ।
मुझे पिछले 500 सालों से वहां कैद करके तुम यहाँ पे देवता बन के घूम रहे हो। हर जगह तुम्हारी वाहवाही हो रही है, धरती लोक पे भी तुम्हें पूजा जाता है। हाँ, और मैं शैतान। बताओ मुझे क्या होगा अब तुम्हारा? मैं तो इसे मार दूंगा। इतना बोलना हुआ ही था कि जब वो देवता था, नरक का देवता, यहाँ पे विभूषण की बॉडी को उसने पजेस्ट करा हुआ था। और अभी ये ओमेगा वर्स नहीं चल रहा है, याद रखना। ओमेगा वर्स तब चलेगा जब ये लोग 3D में जाएंगे, आई मीन की धरती पे पैदा होंगे। तो ये अभी भगवान जी है, दोनों के दोनों गॉड है, गॉड्स। जो विभूषण था वहां से दौड़ते हुए भाग जाता है अपने कमरे की तरफ। हंगन बस उसे देखता रह जाता है। वो वहां से गुस्से के मारे दांत पीसते हुए सन क्लैन के जो हेड थे उसके पास आकर के नतमस्तक होते हुए कहता है, पिताश्री अब हम क्या करें? तो उसके पिताश्री कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के जिम्मेदार हम हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो शायद से। और तभी उसके पिताजी एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे सन क्लैन के वो हेड थे और उसकी माँ मून क्लैन से थी। सन क्लैन सूरज का प्रतीक माना जाता है, जो दिन में रोशनी फैलाता है, हर एक चीज को नई जीवन देता है, ऊर्जा से भरता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी का विकास करता है, जीवन देने की शक्ति होती है इन लोगों में। मून क्लैन जो कि हंगर जिनकी माँ थी, वो रात की देवी थी। रात में वो बाहर आती और सबको, रात के जो जितने भी जीव जंतु थे उन सबको पनपने में, बढ़ने में सहायता करती। समुद्र में ज्वार भाटा आता और जीवन कल्चर जो बदलता था उसमें वो मदद करती थी। सन क्लैन के जो गॉड थे उसको प्यार हो जाता है मून क्लैन के बड़ी बेटी के साथ, जो कि हंगन की माँ है। लेकिन जो मून क्लैन की जो छोटी बेटी थी वो भी सन क्लैन के, आई मीन की हांगन के फादर को पसंद करते थे। शादी वाले दिन हंगन की मॉम को वो बंदी बना करके खुद शादी वाले जगह पे आ जाती है और उससे शादी कर लेती है। पर जैसे ही उसके पिता उसे छूते हैं तो उसे पता चल गया था कि ये उसकी पत्नी नहीं है, इसलिए वो मतलब अपनी पावर से ना सीधे वहीं पे मार देते हैं। लेकिन अब गॉड थे, तो गॉड होने की वजह से उसने जैसे ही उसे टच किया, उसके मन में, उसकी जो मासी थी उसके मन में उसके पति को लेकर के एक जो निगेटिव थॉट होता है ना, अब वो और साथ में कामुकता की भावना दोनों उत्पन्न हो गई थी, जिससे कि उसके अंदर एक छोटा सा बीज रोपण हो गया था। वो बीज बहुत ही छोटा था। उसके बाद वो उसकी माँ को वहां से छुड़ा करके लाया जाता है और उसे वो शादी करते हैं। लेकिन उसकी माँ मरने के बाद भी जैसे ही उसकी बॉडी ब्लास्ट हुई, क्योंकि अब वो तो आ, अपने ही क्लैन से निकाली जा चुकी थी, गलत किया था अपनी बहन के साथ में, इसी वजह से तो उसकी पावर जो थी वो हवा में तैर रही होती है अपनी बहन को, गम को भुलाने के लिए। हांगन जिनकी माँ थी अपनी बहन की पावर्स को भी अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है। उसकी बहन ईर्ष्या जलन भावना से भरी हुई थी, नफरत की आंधी में जलती रहती थी। इसी वजह से वो उसके अंदर जैसे ही समाविष्ट करता है उसके आधे बॉडी में वैसे ही विकार आने शुरू हो गए थे। लेकिन उस समय वो नजरअंदाज करती है और शादी करके मून क्लैन से वो सन क्लैन आते हैं। शादी के फर्स्ट नाइट को उन दोनों को वेडिंग नाइट मनाया जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जिस गर्भ में एक बीज उसके पिता का था जो कि हांगन जुन का था, और दूसरा बीज जो कि उसकी बहन का था जो उसके अंदर ही आ चुका था क्रिस्टल के माध्यम से, तो अब वो दो बीज हो चुके थे। और जो हांगन जुन की माँ थी उन दो बीजों को पाल रही थी, एक तो अपना खुद का और एक अपनी बहन का, जो कि स्पिरिचुअल पावर्स था। इसी वजह से धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 मंथ बाद दो बच्चे का जन्म हुआ। एक बच्चा था हमारा हांगन जुन और दूसरा बच्चा था वो नरक का राजा, जो कि देखने में दोनों बच्चे सिमिलर ही थे, क्योंकि एक के भ्रूण से वो पैदा हो रहे थे, एक के बॉडी से ही खा पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। इसी वजह से तो वो दोनों बड़े होते हैं। 7-8 साल तक तो दोनों बच्चे सिमिलर थे, कोई ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही 15 साल पूरे हुए, हांगन जुन और उस बच्चे में बिकारे दिखना शुरू हो गई। हांगन जुन जहाँ दूसरे की सेवा करता, पशु पक्षी से प्यार करता, अपने क्लान के लोगों के उद्धार की बातें करता, वहीं पे ये जिसके अंदर द्वेष भावना, जलनशीलता की भावना भरी हुई थी, नफरत कूट के भरा हुआ था, वो सब एक एक करके बाहर आने लगता है। वो
कौवे के साथ बात करने लगता, चींटी और मधुमक्खियों को अपना शिकार बनाता और अपने इशारे पे नचाता, जहरीले जानवरों को अपना पालतू बनाता और लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देता। बेवजह आए दिन सैनिकों को तंग करता। वहां पे जितने भी हर साल पढ़ने के लिए बच्चे आते थे और इमोर्टलिटी की शिक्षा लेने के लिए हर रलम से आते थे, इवन 3D वर्ल्ड धरती से भी आते थे, उन लोगों को भी वो लोग बहुत बुरी तरीके से बुली करता और मारना शुरू कर देता। जब वो 21 साल का हुआ तो उसकी शक्ति चरम सीमा पे थी। उसने एक दर्रे का निर्माण किया, और दर्रा होता है नरक, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नरक और नरक की यातना ही भोगी जाती है। तो उसने एक दर्रे का निर्माण किया। उस दर्रे में उसने अपना खुद का एक जो सत्ता होता है उसका स्थापित किया, और वहां पे उन सभी क्रिएचर को आमंत्रित किया जो कि गॉड के द्वारा बैंडेड थे। वहां पे सारे राक्षस, जीव जंतु, वो जो जो कुछ भी होता है ना नेगेटिविटी, सारे के सारे जितने भी बैंडेड थे उन सबको अपनी शरण में लिया और वहां का वो किंग बन गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन लालच तब इसके मन में आया जब वो हांगन जुन को मार करके और उसकी जगह भी वो लेना चाहता था। मतलब कि उसका एक तो खुद का सत्ता था, एक दर्रा, लेकिन वो वापस से सन क्लान के ऊपर रूल करना चाहता था, जिस वजह से उसके पिता 5 तत्वों की जो मनी होती है, जो पांचों वर्ल्ड में विकसित होती है और अपने आप ही पनपती है और उसमें शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उस 5 तत्व वाली मनी का निर्माण करती है और उसे एक देवी के अंदर समाविष्ट करती है। और वही 5 तत्वों वाली मनी इन लोहा कहलाता है, क्योंकि देवी के हृदय में वो समाविष्ट हुई थी। वो देवी दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसका कुछ वर्णन नहीं था। वो देवी नरक के देवता को अपने माया जाल में, अपने प्यार में फंसाती है और उसके सीने से वो दिल निकाल करके और उसे मार देती है। अब वो नरक का देवता बिना दिल का ही जिंदा बचा हुआ था और उसे उसी गुफा में, उस आग के दरिया के बीचों बीच 2 जंजीरों पे लटका दिया गया था। उसके बाद हंगोजुन, उसके पिता और वो देवी अपनी अपनी पावर से उस गुफा को पूरा सील कर देते हैं। लेकिन अब देवता था तो उसे पता था कि वो आज नहीं तो कल कोई ना कोई वहां पे आके उसे खोल देगा। और ये फ्लैशबैक मैं यही इंड करती हूँ, क्योंकि ये इसके पिताजी का फ्लैशबैक है और इतना पे वो समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ हांगन जुन, वो उसके पिताजी सोच रहे थे और इसके बाद ये सोच रहा था, वो वहां पे उसे सील तो करके चला आया था, लेकिन रात के समय उसने देखा था कि वो देवी वहां जाती है और उसे कुछ बातें करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या बातें करती है। और अभी विंग को देखने के बाद, बी भूषण को देखने के बाद उसे उस देवी की चेहरा याद आता है, जो कि बिल्कुल बी भूषण के जैसे ही दिख रहा था। जब उसने अपने अंदर वो इल लोहा को समाविष्ट किया था, उसके बाद उसे सील पैक करने के बाद वो देवी धरती और आकाश को जोड़ने का एक माध्यम बन गई थी और वो नीचे जाकर के, आई मीन कि धरती लोक पर जाकर के और स्थापित हो चुकी थी। इसलिए वो उसे वापस स्वर्ग लोक में, मतलब एक तरह से स्वर्ग लोक बोल सकते, सूर्य लोक में आना असंभव था। हांगोजुन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था कि अचानक से उसके थ्रोन के ऊपर हमला होता है, जो कि उसके पिताश्री जो इधर उधर खोए हुए थे अपने ही ख्यालों में, वो भौचक्के होते हैं। देन सामने देखते हैं जहाँ पे बी भूषण, जिसका पूरा बाल खुला हुआ था और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा डार्क लग रहा था, वो उसके सामने में खड़े थे और आते ही कहते हैं, पिताजी आप हमें भूल कैसे सकते हैं। उसे सुन करके वो बहुत ही अचंभा में पड़ गए थे। तभी वो जो नरक का देवता था वो व्यूसियान का बॉडी छोड़ देता है और सामने प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि वो भी भगवान था, मतलब गॉड था। भले ही बुरी शक्ति थी उसमें, तो क्या, गॉड था वो भी। अब विभूषण को छोड़ने के बाद वो सीधे नीचे बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे हांगजुन और वो नरक के देवता दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इसके पिताजी दोनों को बचाव कर रहे थे, लेकिन कुछ फायदा होने वाला नहीं था। ये होना तो तय था, दोनों के बीच बहुत ही युद्ध होता है। ये युद्ध इतना भयंकर था कि जितने भी बाहर की चीजें थी वो दोनों लड़ते लड़ते हर एक चीज को तोड़ फोड़ डाले थे और लड़ते लड़ते आकाश में आ गए थे। आकाश में उन दोनों की टंकारें गूंज रही थी और उससे अग्नि वर्षा हो रही थी, जो कि धरती लोक पे और अलग अलग लोक पे भी जाके गिर रही थी। लेकिन इन दोनों को रोकना असंभव था। ऐसे लग रहा था कि धरती से मानो आग
आसमान से माने अग्नि वर्षा हो रही हो और हर जीव जंतु डरे हुए थे। इसके पिताजी इन दोनों को रोकने के लिए जैसे ही अपने स्पिरिचुअल वेपन का यूज करते हैं, अब नेगेटिव तो बहुत चालाक होता है ना, वो पीछे मुड़ जाता है और हांगन जुन को वो वेपन्स लग जाती है जिससे कि उसका हार्ट बाहर आ जाता है। अब हार्ट उन दोनों के बीच में ऐसे हवा में तैर रहा था, और जब वो तैर रहा था तो वो कहता है, अच्छा हुआ मेरे सीने में दिल नहीं है तो तुम्हारे पास भी दिल नहीं होना चाहिए। और इतना बोलकर वो जैसे ही झपटने को होता है, उसका हार्ट सीधे जो मूशियान था ना वो उसके अंदर चला जाता है। वो हार्ट उसके अंदर जा करके एब्जॉर्ब हो जाता है। अब उसके बाद ये दोनों में फिर से फाइट होती है। हांग मंजून थोड़ा सा जख्मी हो गया था क्योंकि उसके पिता की जो स्पिरिचुअल वेपन थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, बट फिर भी वो लड़ रहा था, आखिरी दम तक लड़ रहा था। हांग मंजून उसे कहता भी है कि अगर तुम मेरे में मर्ज हो जाओगे तो ये सभी चीजें खत्म हो जाएगी। बट जो वो नरक का देवता था वो कहता नहीं, मैं तुम्हारे अंदर तो कभी मौज नहीं होऊंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जो मुझे चाहिए वो बस मुझे चाहिए, मुझे किसी के साथ बांटना ही नहीं है। और दोनों में लड़ाई हो रहा था। इसी बीच में जो हमारा विभूषण था उसे होश आ गया था, और जब वो देखता है कि हर चीज तहस नहस हो चुकी है और उसके पिताजी एक और स्पिरिचुअल तीर को छोड़ने वाले थे और उन दोनों में से एक की मौत तो निश्चित ही थी, तभी जो हमारा मूसियान था ना उस दोनों को बचाने के लिए, मतलब खास करके हांगोजुन को बचाने के लिए वहां पे भागता है। और वो तीर एक ही साथ में पहले मूसियान को लगती है, हांगोजुन को लगती है, और वही तीर उस नरक को देवता को भी लग जाता है। और एक ही तीर से वो तीनों मर चुके थे, ऑन द स्पॉट मर गए थे। जो नरक का देवता था ना वो हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ, बहुत बहुत अच्छा हुआ। तभी हांगन जिन कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे मर्ज हो जाए। कहता है, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा, और मैं हमेशा तुम दोनों के बीच में आऊंगा। और इतना बोल करके अपनी पावर्स को वो जो उसके पास जो कुछ भी था वो विभूषण के बॉडी में डाल देता है और अपनी बॉडी को वो हांगाजुन के बॉडी से मर्ज कर देता है, क्योंकि उसे भी तो कभी ना कभी बॉडी चाहिए ना दोबारा जन्म लेने के लिए। ऑलरेडी उसकी बॉडी नाश कर दी गई थी, इसलिए उसकी बस सोल बची थी। अब सोल थी तो कोई बॉडी चाहिए था, इसलिए उसने हांगनजुन के बॉडी में अपना जगह बना लिया। तो हांगनजुन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर्स थे, और विभूषण के अंदर जो जितने भी नेगेटिव उसकी पावर्स थी ना वो सारे के सारे आ गए थे। तो यहाँ पे एक साथ इन तीनों का मौत हो जाता है। वहीं उसके फादर उसके पास भाग के आते हैं, कुछ और एल्डर्स वो भी आगे हुए थे भाग करके, और कहते हैं एक तीर से तीन शिकार, इन तीनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो उसके पिताश्री कहते हैं तीनों की नहीं, दो को, क्योंकि एक के बॉडी ने दूसरे को अब्जॉर्ब किया है और एक की बॉडी ने दूसरे के पावर्स को अब्जॉर्ब किया है। ये जब भी दोबारा जन्म लेंगे अपने बिहाव के दौरान, इनका आमना सामना इनके पावर से और इनके सोल से दोनों से होने वाला है। पता नहीं इन फ्यूचर क्या ही होगा। और इतना बोल करके उन दोनों की बॉडी को उठा करके, अब भाई सन क्लैन मून क्लैन के लोग हैं, भगवान है भाई वो लोग, तो थोड़ी उनको जलाएंगे न दफनाएंगे, उनको उन लोगों की बॉडी को प्रिजर्व करके बिहेव के लिए रख दिया जाता है, ताकि बिहेव के दौरान, बिहेव क्या होता है कि हमारी बॉडी जहाँ की है वही रहेगी, हमारी जो आत्मा है ना वो दोबारा से किसी और के शरीर, जैसे बच्चा का जो न्यू जन्म होता है ना, तो उस बच्चे के अंदर एंटर करेगी और वो न्यू बॉर्न बेबी बनेगा अंदर अपना जीवन जितने काल के लिए वो होगा किसी भी रेलम में किसी भी जगह पे। तो वहां पे वो पैदा होगा, बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, शादी वादी करेगा और अपना जीवन यापन बिताएगा, और मरने के बाद वापस से उसी बॉडी में आएगा। तो ये होता है एक बिहेव, जो कि हमारे ह्यूमन फॉर्म में 60 साल का होता है, स्पिरिचुअल लोगों के लिए 500 साल का होता है, और जो गॉड्स होते हैं उनके लिए 1000 10,000 साल का होता है। तो ऐसे का टाइम पीरियड होता है। तो यही सोच करके जो उसके फादर थे, सन क्लैन के जो रूलर थे, वो इन दोनों को बॉडी को एक साथ दोनों को ताबूत के अंदर डाल करके बंद करते हैं और दोनों को हाथों को एक धागा से लपेट देते हैं। छोटे वाली उंगली में जो पिंकी प्रोमिस वाली उंगली होती है ना उसमें लपेट करके, और विभूषण के हाथों से लपेट करके दोनों को एक साथ इमर्ज करते हुए रख दिया जाता है। और उसके फादर एक शील्ड को पैक कर देते हैं और कहते हैं इन फ्यूचर जब तुम्हारा आमना सामना होगा तो तुम एक दूसरे को पहचान जाओगे और तुम एक दूसरे को सपोर्ट करोगे इन सब से बाहर आने के लिए।
इतना बोलकर उसके फादर जो भी कुछ बर्बाद हुआ था इन दोनों की वजह से वो सब ठीक करने के लिए चले जाते हैं। अब पूरे 10,000 साल बाद 3D वर्ल्ड यानी धरती पे गुसु लैंडसेक्ट अपने, अब यहाँ से हम अल्फा वर्स ओमेगा वर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ये हिस्टोरिकल टाइम जोन है, हिस्टोरिकल इरा है और यहाँ से नई जर्नी की स्टार्ट होने वाली है। गुसु लैंड क्लैन वो जो कि अपने रूल्स रेगुलेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे, जहाँ पे 4,000 रूल्स पत्थर पे उकेरे गए थे, जहाँ पे जानवरों को मारना, अहिंसा करना, चिल्लाना, दौड़ना, भागना ये सब सख्त मना था। वहां पे जन्म होता है हमारे हांगवन जुन का, जो कि यहाँ पे लैंड वांगजी के नाम से जानने वाले थे और वो एक प्योर वाइट ड्रैगन थे। और ये जो गुसु सेक्ट था ना वो ड्रैगन क्लैन के अंदर आता था और ड्रैगन क्लैन वाले ऐसे बच्चे पैदा नहीं करते थे, वो अंडे से पैदा होते थे। चेंगोजुन और उसकी माँ जो थी ई, वो दोनों ड्रैगन प्रिंस और ड्रैगन क्यून थी। और यहाँ पे लैन सिचेन लैन किरण के बेटे हैं, तो वो दोनों का जन्म होता है एक ही साथ में। ली और ई दो बच्चे को जन्म देती है, दो अंडे को जन्म देती है। एक अंडे में हमारा वांगजी था और दूसरे अंडे में हमारा सीचेन था। दोनों बच्चे के अंडे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। लैन सिचेन के अंडों के ऊपर थोड़ा सा ब्लूइश का कलर का कवर चढ़ा हुआ था और नहीं पर्पल का कलर चढ़ा हुआ था, और जो वांगजी था उसके अंडे के ऊपर ब्लूइश का कलर चढ़ा हुआ था। उन दोनों की माँ बहुत ज्यादा खुश थी। उन दोनों अंडों को सहेज करके रखा जाता है और 15 दिन बाद वो जब अंडे फूटते हैं तो उसमें से छोटा सा ड्रैगन निकलता है, जिसे देख करके वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। वो उस छोटे से ड्रैगन को अपना दूध पिलाती है, तो एक छोटे से बेबी के रूप में वो दोनों पैदा हो चुके थे। ली और ई दोनों अपने अपने बेटे को राइज करने लगती है और यहाँ पे वो दोनों अभी लगभग 100 साल का हो चुका है। अब वही नाइनटेल फॉक्स क्लैन में जो चांगसे था, वो जो बाओशेसन की बेटी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा फुर्तीली एक नाइनटेल फॉक्स थी। और जो हमारा चांगसे था वो एक भेड़िया था। तो वो उसकी मॉम को आई मीन की चांगसे को वो बहुत लाइक करता था। बाओशेसन क्योंकि उसके फादर बहुत ही ज्यादा अपने क्लैन के प्रसिद्ध किंग थे, तो जिस वजह से अपनी बेटी की शादी उससे कर देते हैं। उन दोनों की शादी होती है और वहां पे हमारा जो वी वुसान है वो पैदा होता है दो अद्भुत शक्तियों के साथ में। एक तो उसकी सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा थी, उसके अंदर 3 अलग अलग तरह के फेरामोन्स थे, जो कि वो एक से बेहोश कर सकता था, एक से वो कुछ और कर सकता था, एक से सम्मोहित कर सकता था, और कुछ और में आता है कि वो अपने अल्फा को सेड्यूस कर सकता था। उसके अंदर नाइनटेल फॉक्स की जो पावर्स थी वो तो थी ही, और दूसरी जो उसके फादर की जो पावर्स थी, चालाक दिमाग, शैतानी खोपड़ी, और भेड़िया की जो पावर्स होती है वो भी। तो वो नाइनटेल फॉक्स क्लैन की वो दोनों अकेले, ऐसा नहीं कि मतलब जो बाओशेसन थे उनकी 2 बेटी थी, एक तो चांगसे थी और एक यू थी। तो इसकी शादी चांगसे की शादी कांगसे से हो जाती है, और जो यू थी उसकी शादी पैंथर क्लैन के जो फिम्यांग थे, जियांग फिम्यांग, उनसे हो जाती है। तो इस तरह से सबके बड़े एल्डर्स की शादी हो जाती है। 1 साल बाद विंग का जन्म होता है, जो कि अपनी माँ की पावर्स के, अपने फादर की पावर्स के साथ में जन्म हुआ था। अचानक से उस क्लैन के ऊपर कुछ बीस्ट लोगों का हमला होता है, जिस हमला में विंग के माता और पिता आई मीन की नाइनटेल फ्लॉक्स की जो क्यून थी वो और उसके फादर, उन दोनों को मार दिया जाता है। लेकिन उसकी मॉम, जो कि बहुत ही एल्डर्स थी अपनी क्लैन की, उसके पास बहुत ही रेयर पावर थी, रेयर ब्लेड थे, तो वो जो पावर्स थी वो विंग के अंदर भी ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे ही यू को पता चलता है कि उसकी बहन और उसके जो जीजाजी है उसको मार दिया गया है और बेबी का पता नहीं है, अब उसके अंदर भी सूंघने की पावर थी, वो जियांग फिम्यांग को बोलती है कि बाबा को ढूंढो, किसी भी हालत में हमें बाबा को बचाना है। वही दूसरी तरफ जो हमारी बाओशेसन थी वो भी आ गई हुई थी उस क्लान में। जब वो आती है तो वहां का मंजर देखती है कि कुछ बीस्ट क्लान के लोग आकर के यहाँ पे हमला कर करके सभी नर पक्षी की तरह सबका नरसंहार कर चुके थे और मार चुके थे।
और उसके बाद सभी लोगों को वो खा चुके थे। अब बेबी वहां पे नहीं था, बेबी इंडिविजुअल हो चुका था, गायब हो चुका था अचानक से। सभी लोग जब ढूंढते हैं, पूरा क्लैन को खाक छान मारते हैं, तो वहां पे उसे बेबी हवा में लटका हुआ मिलता है, जो कि अपनी प्रोटेक्शन वो खुद कर रहा था। कैसे कर रहा था किसी को नहीं पता। बेबी के आसपास एक फायर स्पिरिट रिलम की तरह फायर्स चारों तरफ फैली हुई थी, जो कि उस बेबी को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब ये सब देखने के बाद उन लोगों की आंखें तो पहले चौंधिया जाती है, बट जो बाउसिस्टन थी उस बेबी को नीचे उतारती है। अचानक से जैसे वो गोद में लेती है, छोटे से विंग के माथे पे फायर का सैम्बल बन जाता है, जो कि नाइनटेल फॉक्स के डिजाइन में था। कुछ तो अद्भुत शक्ति थी इसके अंदर, जो कि किसी को नहीं दिखती। उसकी आंखें अचानक से काली हो गई थी और फिर वो नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर बॉसेशन थोड़ी सी डर जाती है कि क्या ये अच्छी पावर है या फिर इविल पावर है। पर उसकी पावर्स को रोकने के लिए उसके हाथ में एक पेंडेंट, जो कि जेड का बना होता है, बॉसेशन पहना देती है और यू को सौंपते हुए कहती है कि माना कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, पर तुम्हारी बहरी बहन का ये बेटा है। आज से तुम इसे अपना बड़ा बेटा समझ के पालोगी पोसोगी, और जब तक सही समय नहीं आएगा तब तक इसे तुम संभाल के रखोगी, क्योंकि ये एक ओमेगा है। इतना सुनना हुआ ही था कि बाउसिस्टन पहले तो खुश होती है, पर फिर वो थोड़ा सा निराश हो जाती है, क्योंकि इसकी बहन की ये आखिरी निशानी है और उसकी बहन यहाँ पे नहीं है। ये सोच करके यांग हेमिया और यांग यू दोनों उस बेबी को लेकर के आते हैं। अब 1 साल के अंदर पहले तो यानली जांग यू की जो बेटी थी वो पैदा होती है, फिर जांग चिंग पैदा होता है और जांग फेमिया। उन तीनों बच्चे को राइज करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरफ जहाँ पे ड्रैगन प्रिंस, जो कि सीचेन और जो वांगजी थे वो बड़े हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पैंथर क्लैन के जांग चिंग, यांग और फॉक्स क्लैन के नाइनटेल फॉक्स वी वुसियान, वो तीनों पैदा हो रहे थे, सॉरी बड़े हो रहे थे। सबके पास अपनी अपनी अद्भुत शक्तियां थी और सबका मैंने इंट्रो स्टार्टिंग में दे दिया है, मुझे याद नहीं है, मैंने दोबारा नहीं देने वाली। तो आई होप कि आप लोगों को इतना तक की स्टोरी पसंद आएगी। आगे का पार्ट, पहले मुझे इस पार्ट पे रिस्पॉन्स चाहिए, देन मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये इंट्रो पार्ट है, स्टोरी अच्छी जाएगी, आप लोगों को मजा जरूर आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।